हाँ तो बच्चों, आज हम सब लोग कक्षा 10 की मैथ में थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और शॉर्टकट में बीपीटी कहते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे इसकी स्टेटमेंट। किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई एक रेखा खींची जाती है तो वो जो रेखा होती है वो त्रिभुज की शेष अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये इसकी थ्योरम है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए हम इसे सिद्ध करके देखते हैं। तो एक त्रिभुज दिया है, थोड़ा बड़ा बनाना है, ठीक है ना। कॉपी पेन उठा करके साथ साथ चलिए करके सीधी ए बी सी। मान लिया ए बी सी एक कोई त्रिभुज है और इसमें एक भुजा हम पकड़ करके चल रहे हैं बीसी। बीसी के समांतर एक हम रेखा खींच रहे हैं, एकदम जस्ट सामने एक क्या खींच दी गई, रेखा, एक लाइन खींच दी गई एल। तो एक भुजा के सामने एक रेखा खींच दी गई। ये जो रेखा है ये त्रिभुज की दो अन्य भुजाएं, जो कौन कौन सी है, ए बी और ए सी। इन्हें एक इस जगह पर काट रहे हैं और इस जगह पर काट रहे हैं, यानी कि इस बिंदु को नाम हम दे देंगे डी और इस बिंदु को नाम दे देंगे ई। ठीक है। तो त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो ये जो रेखा है ये त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं, एक ए बी और दूसरा ए सी को डी व ई पर काटती है। ठीक है। अब इनका जो अनुपात होगा, इस रेखा द्वारा इस भुजा द्वारा काटा गया, ठीक है, इस भुजा का खंड और इसी रेखा के कारण इस भुजा का जो खंड है वो समान अनुपात में होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं जो दिया गया है, जो गिवन रहता है वो हम लिखते हैं त्रिभुज में। तो हमें दिया है, इसमें केवल एक चीज दिया है कि ये जो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा बीसी के सामने, बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई है, लाइन, और ये लाइन जो है किस रेखा खंड की है, डीई की है। तो बीसी के समांतर क्या है, डीई है ना, सामने है कि नहीं। दूसरा आगे रचना, तो रचना भी करनी है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना मतलब कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसे हम छोड़ करके सबसे पहले हम लिखेंगे तीसरा खंड जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है, इस रेखा द्वारा यह रेखा खंड जो है दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, यानी एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। ये चीज हम, तब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रचना खींचेंगे। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं एडीई की, तो एडीई में एक ऐसे यहां पर हम क्या डालेंगे, लंब, इसका नाम दे देंगे एम, इस भुजा पर एक लंब, और डी से एई पर एक लंब डालेंगे और इसका नाम दे देंगे एम। ठीक है। अब यहां पर उपपत्ति जिसे कहा जाता है इंग्लिश में प्रूफ, उपपत्ति या प्रमाण। चलिए किस त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज ए डी ई में, इसी त्रिभुज एडीई में। तो एडीई में जब ईएम लंब होगा एडी पर तब की बात है, तब एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे एडीई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या लंब। तो जब ईएम जो होगा वो लंब लिया जाएगा, ईएम लंब लिया जाएगा, इसे तब तक हम मिटा दे रहे हैं। ईएम देखो लंब किस पर है, एडी पर, तो एडी क्या बन जाएगा, आधार, और ईएम क्या बन जाएगा, इसका लंब यानी हाइट। तो 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है, एडी, गुणा ऊंचाई यानी लंब कितना है, ईएम।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये कब आया, जब EM जो है वो लंब है AD पर, तब की बात है। EM AD पर लंब है तब की बात है। अब EM तो हो गया, अब किसकी बात आएगी, DN की, क्योंकि इस त्रिभुज में दो लंब है। कितने लंब है, दो लंब है, उनके आधार बदल जाएंगे। अब पुनः इसका त्रिभुज क्या बन जाए, इसका एरिया क्या आएगा, त्रिभुज ADE का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 गुणा आधार। अब इस बार लंब कौन लिया जा रहा है, DN। किस भुजा पर लंब है, AE भुजा पर, तो AE बन जाएगा आधार और जो DN है ये क्या बन जाएगा, हमारा लंब। इक्वेशन नंबर सेकंड ये कब आया, जब DN लंब था AE पर, तब आया। ठीक है, अब रचना कर देते हैं, जो जैसी बनी थी ऐसी रचना। फिर अब आगे, अब यहां पर एक और रचना करेंगे कि C को किससे मिलाएंगे, D से मिलाएंगे। C को D से मिलाएंगे और B को किससे मिलाएंगे, E से मिलाएंगे। ठीक है, तो रचना सबसे पहली क्या हुई, एक EM लंब डाला गया, EM लंब डाला गया किस पर, AD पर, और AD मतलब AB का हो चाहे AD का हो बात है। और इसी में क्या किया गया, DN लंब डाला गया AE पर, DN लंब है AE पर। सेकंड इसका क्या है, इसकी सेकंड रचना DC और BE को मिलाया, DC व BE को मिलाया, बस दो रचना। अब इस वाले त्रिभुज का हम लंब एरिया निकालेंगे। तो जब इस त्रिभुज की बात की जाएगी तो इस त्रिभुज का लंब कहां पर है, इस त्रिभुज का लंब कहां पर है, इसे ध्यान से, इसे हटा दीजिए। इस त्रिभुज का लंब कहां है, इस त्रिभुज का लंब कहां है, बाहर है त्रिभुज के, ठीक है, लेकिन आधार त्रिभुज के अंदर ही रहेगा। ये वाली, ये तो हमारा लंब हो गया यानी हाइट, लेकिन आधार ये लंब किस भुजा पर है, त्रिभुज की EC भुजा, EC को ही आगे बढ़ाया गया है। ठीक है ना, तो हमने बताया था, एक इसे बताया भी था कि त्रिभुज का लंब त्रिभुज के बाहर हो सकता है, लेकिन आधार अंदर ही रहेगा। लंब बाहर रह सकता है लेकिन आधार अंदर ही रहेगा। सेम इसे ऐसे उठा करके रख देंगे, ऐसे अगर जो बनाएंगे इसे उठा करके हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, D है, ये था हमारा N और ये E था और इधर क्या था, C। ठीक है ना, तो DN लंब है और किस पर लंब है, CN पर। तो CN नहीं लेंगे, हमको त्रिभुज लेना, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज इतना ही है, इतनी तो रचना हुई है, तो रचना नहीं लेंगे, ये आधार हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। अब पुनः त्रिभुज कौन सा, CDE, ये से त्रिभुज CDE में इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE 1/2 गुणा आधार कितना हो जाएगा, देखो CE या EC लिख दीजिए, गुणा ऊंचाई कितनी है, DN। इक्वेशन नंबर 3। अब ये तो हो गया, अब अगला, अब अगले की बात की जाएगी तो इसकी जरूरत पड़ेगी अब, ठीक है ना। तो इसे किए दे रहे हैं, इसकी रचना किए दे रहे हैं। और इसे B से मिला दें। अब इस त्रिभुज की रचना करेंगे तो लंब कहां पर जाएगा, बाहर जाएगा EM, और आधार क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा।
तो इस बार त्रिभुज कौन सा लेंगे? बी डी ई में लंब क्या होगा? ईएम आधार, यही ईएम देखो आधार, यही तो भुजा जा रही है उधर एम के पास। त्रिभुज बी डी ई में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, क्षेत्रफल ही यूज में ले रहे हैं, 1/2 गुणा आधार, आधार कितना रहेगा? डीबी ही रहेगा, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ईएम हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 4। ऐसे 4 नाम देने से पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों त्रिभुज में एक आधार कॉमन आ रहा है, वो पार्ट कॉमन क्या है? डीई दोनों में, तो इसलिए इन दोनों के एरिया क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब क्योंकि समान आधार होने पर त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होंगे, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज का, ये वाला त्रिभुज क्या था? ये वाला त्रिभुज था BDE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ठीक है ना। समान आधार होने पर त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं। तब आगे देखते हैं, इस वाले की जगह पर हम इतना उठा करके पुट कर देंगे, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE को हम क्या लिख सकते हैं? CDE, 1/2 गुणा DB और गुणा में EM। इक्वेशन नंबर 4। अब हम भाग कराएंगे, देखो इसमें EM था, इसमें EM था, है 1 और 4 का भाग, इसमें DN है, 3 में DN है, इनका भाग कराने पर कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है? एरिया ट्रायंगल ADE, इसे भाग कराना 4 से, 4 कितना है? एरिया ट्रायंगल CDE, इसका RHS कितना है? 1/2 ADEM, और इसका कितना RHS? 1/2 DBEM। EM से EM 1/2 से 1/2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा? AD और नीचे क्या बचा? DB, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर ये क्या बन जाएगा? 5। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं? अब जो बचा उसको हम यहां पर किए दे रहे हैं, यहां। अब इक्वेशन सेकंड को 3 से डिवाइड कराएंगे। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, ठीक है ना। इक्वेशन 3 को हम 4 से डिवाइड कराएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें भी DN है, 3 में भी DN है और 2 में भी DN है, और ये DN और DN आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 कितना LHS? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका कितना है? CDE, अरे 3 है ना, 3 कितना? CDE है, 1/2, 2 का AE गुणा DN, 1/2 3 EC गुणा DN, DN से DN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो ये कितना आ गया? AE के बटे में EC। इक्वेशन नंबर इसे क्या दे देंगे? 6। 5 था, 6 था। अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 में देखेंगे, जब हम इसे हम थोड़ा नीचे लिखे दे रहे हैं ना, एक लाइन और। एरिया ऑफ ट्रायंगल थोड़ा इसका करके लिख दे रहे हैं,
ये कितना है 1/2 AE गुणा DN और नीचे 1/2 EC गुणा DN। DN से DN 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचा कितना AE और नीचे कितना बचा EC। इक्वेशन नंबर 6। अब 5 का LHS और 6 का LHS सेम है, फिर से तुलना कराएंगे। इक्वेशन 5 एंड 6 की तुलना कराने पर ऑन कंपेयरिंग तुलना कराएंगे तो इनका LHS समान तो RHS भी समान, तो AD/DB RHS इसका है और इसका RHS कितना है AE/EC। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, और यही हमको सिद्ध करना था। तो यही थेल्स प्रमेय थी। ठीक है, इसे कॉपी पर कम से कम 2 बार करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अब अगले वीडियो में इस पर आधारित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो 1 नंबर से 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।